देखो हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया था, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। एंड हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग बोलेंगे कि इस केस में आइडियल लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलो या फिर लैमिनार फ्लो बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसको मैं तुमको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे पानी का टैप है, वाटर टैप। उस वाटर टैप को अगर हम ओपन करते हैं, मान लो उस वाटर टैप को हमने बहुत ज़्यादा ओपन किया है, तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर एक साथ निकल रहा है, तो उस केस में जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन का अपोजिट है टर्बुलेंट। लेकिन अगर हम वाटर टैप मान लो बहुत कम कर दें, बहुत स्लो कर दें, एकदम वाटर बहुत धीरे धीरे बाहर आ रहा हो, तो तुम देखोगे कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो वाटर की एक स्ट्रीम जैसी तुमको नजर आती है, क्यों भाई। और वो स्ट्रीम इतनी, मतलब इतना क्वाइट होती है कि हमको ऐसा लगता है कि वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट हमको दिख रहा होता है, जिसमें कोई भी एयर बबल नहीं होता है। बताओ, देखा है कभी ऐसा? तो वो जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जो भी स्टडीज है वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही करनी है, उसी के लिए कर सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वाटर की जो स्पीड है अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम रहती है तो ही हम बोलेंगे कि वो फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो फिलहाल हम लोग जो भी आगे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या खास बात हमें ध्यान रखनी है, तो मेरे पास एक डायग्राम है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी जो एक एलिमेंट है, मतलब स्ट्रीमलाइन मतलब वाटर का जो फ्लो है या लिक्विड का जो फ्लो है, उसके लिए हम इमेजिनरी स्ट्रीमलाइंस बना लेते हैं। और इमेजिनरी स्ट्रीमलाइंस जो है वो वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगी। जहां पे स्ट्रीमलाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, लेट्स से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे स्पीड इसकी V1 है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A2 है, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन A2 है, तो यहां पे स्पीड होगी इसकी V2। तो जब क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर हम इसी में A1 V1 इक्वल टू A2 V2 कर दें तो यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग बट वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग तभी बोल सकते हैं व्हेन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डेंसिटी का ही लिक्विड लेके चल रहे हैं, डेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो हमें वाटर मॉलिक्यूल की उस पॉइंट पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रीम लाइन में बनाएंगे तो वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन क्लियर है? और स्ट्रीमलाइन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकालिए ये भी क्लियर है। देखो A इंटू वी का जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इसलिए क्योंकि इसका जो यूनिट निकालोगे तो इसका यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। भाई एरिया होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बोलिए, मतलब जैसे वाटर टैप में क्या होता है, वाटर टैप में अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, तो उस वाटर टैप में जब लिक्विड बाहर आ रहा होता है तो लिक्विड जब स्ट्रीम लाइन में होता है तो हमें इस तरह से ये स्ट्रीम बनती हुई नजर आएगी, मतलब वो नीचे जाने पे पतली होती जाएगी। तो वो पतली इसीलिए हो रही है क्योंकि इस पॉइंट पे जो A1 है उसकी वेलोसिटी V1 है, और जैसे जैसे नीचे जाएगा लिक्विड क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि अंडर ग्रेविटी जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर उसका क्रॉस सेक्शन A2 है तो उसकी स्पीड जो है वो V2 बनेगी। तो ये जो बन रही होती है इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं स्ट्रीमलाइन,
ठीक है ना। दिस इज अ वाटर टैप। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबसे पहले? और एक प्रिंसिपल इसमें और एप्लीकेबल होता है, कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। पूरा का पूरा जो हाइड्रोडायनेमिक्स है वो दो बातों पे बेस्ड है। एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम इज नथिंग बट इट इज एनर्जी कंजर्वेशन फॉर फ्लोइंग लिक्विड। एनर्जी कंजर्वेशन फॉर फ्लोइंग लिक्विड मतलब लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका एनर्जी कंजर्वेशन है। और स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट इसका ये है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर विल बी ए कांस्टेंट फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस रो वी स्क्वायर। अब इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, प्रेशर वैसे पी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, बट इस कंटेस्ट में उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से ये रोजीएच क्या है, अब देखो एमजीएच क्या होता है, एमजीएच होता है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा ना, क्योंकि मास कोई फिक्स बॉल की तरह मास एक जगह तो है नहीं, लिक्विड में तो मास हर जगह है। तो इसके लिए हम लोग मास के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसमें डेंसिटी के हिसाब से चलते हैं। तो एमजीएच को अगर तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, एमजीएच को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो एम अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी। तो ये जो रोजीएच है ये कहलाती है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ठीक उसी तरह से हाफ एम वी स्क्वायर को अगर तुम वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट इज बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम इज सिंपली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी ए कांस्टेंट फॉर फ्लोइंग लिक्विड, विल बी ए कांस्टेंट फॉर फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, बोलिए, क्लियर है ये बात? ठीक है, देखो एक बार नोट करो, कुछ डाउट है पूछो, फिर इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। टॉपिक में जैसे इसमें इस वाले हाइड्रोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा नहीं है बहुत थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े से हैं, बट एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। तो एप्लीकेशंस इन्हीं दोनों पॉइंट पे बेस्ड हैं, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग बट इट इज वॉल्यूम कंजर्वेशन फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड। एंड व्हाट इज बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम इज एनर्जी कंजर्वेशन फॉर फ्लोइंग लिक्विड। ठीक है, बोलिए। तो देखो इसमें पहला एप्लीकेशन लेते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेंचुरीमीटर। and venturimeter is used to measure volume flow rate of a liquid। मतलब किसी पाइप में कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो पता करने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर यूज करते हैं। वेंचुरीमीटर का डायग्राम बनाते हैं, पहले देखना ध्यान से। वेंचुरीमीटर में दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन के ट्यूब रहते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा वेंचुरीमीटर है, और जो भी पाइप से हमें वॉल्यूम फ्लो रेट पता करना है उस पाइप के बीच में इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये पाइप है और इस पाइप के बीच में हमने इस वेंचुरी मीटर को कनेक्ट कर दिया है। वेंचुरी मीटर में दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और लिक्विड जो है वो इस वेंचुरी मीटर में, वेंचुरी मीटर के थ्रू
फ्लो करना शुरू करेगा। देखो ध्यान से, ठीक है। अब जरा मुझे ध्यान से कुछ चीजें बताना, जैसे यहां पे क्रॉस सेक्शन है A1, ये क्रॉस सेक्शन है A1, और यहां पे क्रॉस सेक्शन है A2। तो पॉइंट नंबर 1 पे उसकी वेलोसिटी, लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और पॉइंट नंबर 2 पे लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। तो बताओ कि कौन बड़ी होगी कौन छोटी होगी V1 V2 में से? सर V2 बड़ी होगी, V1 छोटी बड़ी होगी। होगी, V1 छोटी होगी। किस हिसाब से? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, वो भी लिख लेते हैं। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हो गई इक्वेशन 1। अभी बताओ, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पॉइंट मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहोगे? 1 और 2 पे सेम है या अलग अलग है पोटेंशियल एनर्जी? सेम है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है, काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है? पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 पे ज्यादा होगी, क्योंकि 2 पे वेलोसिटी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 पे ज्यादा होने की वजह से 2 पे प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो होता क्या है कि ये जो 2 मैनोमीटर ट्यूब्स हैं, इन मैनोमीटर ट्यूब्स में ट्यूब 1 में लिक्विड ज्यादा हाइट तक रहेगा, और ट्यूब 2 में लिक्विड कम हाइट पे आता है, ठीक है ना। और हमारा काम ये होता है कि हम किसी तरह ये डिफरेंस मेजर कर लें, डेल्टा एच। देखो, ये डिफरेंस हम किसी तरह से मेजर कर लें बस। ये डिफरेंस अगर हमने एक बार मेजर कर लिया तो हमें 1 और 2 पे प्रेशर में डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो, पहला इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया है, दूसरा लगाते हैं बर्नौली। P1 और P2 में कहाँ प्रेशर ज्यादा है? तो P1 जाता है P2 से, और P1 माइनस P2 को लिख सकते हैं रो जी डेल्टा एच, इसको भी लिख के रखते हैं, और बर्नौली लगाते हैं यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। तो बताओ कि क्या इक्वेशन बनेगी 1 और 2 पे? तो 1 और 2 पे लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो, है जरूर इसमें 3 टर्म, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम तीनों लिखें, जो चेंज हो रहा होगा वही लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी तो सेम है ना दोनों जगह, तो दोनों तरफ लिख के कैंसिल हो जानी है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वेट किया है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करो, V1 और V2 में से किसी एक की वैल्यू यहां रखो, और P1 माइनस P2 की जगह रो जी डेल्टा एच कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, और V1 स्क्वायर की जगह लिख देना A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। तो यहां से जरा V2 की वैल्यू निकालो, क्या आती है, करो जरा सॉल्व। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और प्रेशर इक्वेशन, इन तीनों में किसी में डाउट है तो बताओ। V2 निकालो कितना आता है सॉल्व करके। देखो, ये V2 की वैल्यू आनी चाहिए, V2 इज इक्वल टू A1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH 2G डेल्टा एच अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आ रहा है क्या ये? तो अगर हमें वॉल्यूम आ गई सर। क्या कह रहे हो? वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए अगर, तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब होगा A2 इंटू V2
तो ये आ जाएगा A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2G डेल्टा H अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जो हम ध्यान रख सकते हैं वेंचुरी मीटर के लिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बोलिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिक्विड कमिंग आउट ऑफ एन ओरिफाइस, ठीक है, या इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या देखना है इसमें हमको? सपोज कोई भी एक वेसल लिया हम लोगों ने, ठीक है, और इस वेसल में लेट्स से कैपिटल H हाइट तक लिक्विड फिल्ड है, कैपिटल H हाइट तक लिक्विड इसमें फिल्ड है, और इसके साइड वॉल में एक होल है छोटा सा, ठीक है। साइड वॉल का जो होल है उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिफाइस, और इस ओरिफाइस का जो एरिया है वो स्मॉल ए है, वेसल का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, वेसल का जो पूरा एरिया है वो कैपिटल ए, और जो छोटा सा ओरिफाइस बना हुआ वो एरिया स्मॉल ए है। तो क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा, तो भाई तो यहाँ पे ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है, इस लिक्विड के बाहर आने की जो वेलोसिटी है VE, इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन यहाँ पे भी लिक्विड फ्लोइंग का केस है, तो हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बर्नौली इसमें कहाँ अप्लाई करेंगे? तो देखो होल के जस्ट बाहर पॉइंट नंबर 2 है, और होल के जस्ट अंदर पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ध्यान से देख लो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 होल के जस्ट अंदर और होल के जस्ट बाहर, ये दो पॉइंट हैं। इन दोनों पे हमें बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दो यूज करनी है। अच्छा ये बताओगे कि क्या लिक्विड का जो लेयर है, लेवल है, वो भी तो नीचे आ रहा होगा V1 वेलोसिटी से? लिक्विड का लेवल V1 से नीचे आ रहा होगा। तो तुम इसको ऐसे इमेजिन करके चलो कि एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, समझना ध्यान से। इस पाइप में क्या हो रहा है कि इधर से V1 वेलोसिटी से लेयर नीचे आ रही है, और इधर से VE वेलोसिटी से जा रहा है। तो बताओ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बनेगी? क्यों भाई, इसको एक पाइप की तरह कंसीडर करो कि कैपिटल ए से V1 से आ रहा है और स्मॉल ए से VE से जा रहा है। तो क्या बनेगा? क्या बोल सकते हैं? कैपिटल A इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू VE। बोलिए, ठीक है। और बर्नौली यूजिंग बर्नौली एट 1 and 2, तो देखो 1 पे जब हम प्रेशर लिखेंगे ना, तो प्रेशर बनेगा P0 प्लस रो जी। अब हमें ये ऊपर वाली हाइट चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस होल की हाइट हम ग्राउंड से स्मॉल h ले लेते हैं। तो इसका जो डेप्थ है वहां से ऊपर से, तो ये वैल्यू हो जाएगी h माइनस एच। देखना ध्यान से, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी h माइनस एच। तो ये हो गया प्रेशर। पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 पे सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हवा में आ गया है, बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो प्रेशर P0 ही होगा। और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो VE स्क्वायर। तो एक काम करो, फिर से इक्वेशन 1 से V1 की वैल्यू, सॉरी, इक्वेशन 1 से V1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में रखो, कितना आएगा? इक्वेशन 1 से V1 उठा के 2 में रखो,
तो ये आएगा रो जी एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप वी निकालते हो तो देखना ध्यान से, इस वी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस एच एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर। यहां तक पहुंचो, पहले आ रहा है? यहां तक पहुंचो पहले, बताओ। सर ये सेकंड इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी एक बार फिर से बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी नहीं ली मैंने, अरे ये प्रेशर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा P1 है और ये P2 है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी ली नहीं है। यस सर। आ रहा है ना ये? अब देखो, ये तो एक तरह से समझ लो फॉर्मूला हो गया, एक जनरल फॉर्मूला जिसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों आ रहा है। बट इस पे ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो वेसल है, या तो ये बोलते हैं कि वेसल बहुत वाइड है, मतलब कैपिटल ए बहुत बड़ा है, या फिर ये बोलते हैं कि जो ऑरिफाइस है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इफ वेसल इज वेरी वाइड और orifice is very small, मतलब कि जो कैपिटल ए है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए 1 से बहुत छोटा होगा, तो उसका जो होल स्क्वायर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा। तो हम स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए को 1 माइनस में से हटा सकते हैं। तो उस केस में जो हमें वीई मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ सिंपली 2g h माइनस एच। और इसको याद रखना भी आसान है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये जो h माइनस एच है, अगर हम इस h माइनस एच को h नॉट ले लें तो ये सीधे सीधे अंडर रूट 2g h नॉट बन जाएगा। तो ये तो याद रखना आसान ही है ना, यानी अगर होल है h नॉट हाइट पे तो सीधे सीधे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। पर ध्यान रखना कि अंडर रूट 2gh नॉट हम लोग कब लिख पाएंगे, हम लिख तभी पाएंगे जब वेसल वाइड होगा या ऑरिफाइस बहुत स्मॉल होगा। हालांकि हो सकता है ज्यादातर केस में ऐसे ही हो। ठीक है, अच्छा अब हमें इसमें एक चीज और बतानी है कि ये जो होल से लिक्विड निकला तो ये कितनी हाइट पे कितने डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा, एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स कैसे निकालेंगे? क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिख सकते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से हम लोग रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, याद है? रेंज क्या होता है? रेंज को हम लोग लिखते हैं r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो यहां से हम लोग अगर x निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी, u की जगह आएगा वी और 2h अपॉन जी की जगह 2h अपॉन जी ही आएगा। तो वी की वैल्यू रख दो तो x की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट ऑफ h इंटू h माइनस एच। देखो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h इंटू h माइनस एच आ रहा है।
और अगर हमें इस x को मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि dx अपॉन dh को इक्वल टू 0 करो। तो यहां से सॉल्व करोगे तो स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H/2 आएगी। यानी अगर हम चाहते हैं कि वो जो लिक्विड निकला है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके हिट करे, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके हिट करे, तो उसके लिए जो होल है वो उसके वॉल पे मिड पॉइंट पे होना चाहिए। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो लिखा है लाइन इफ वेसल इज वेरी वाइड और तो इसमें आपने जो कैपिटल इज ग्रेटर देन स्मॉल है तो आपने स्मॉल ए को नेग्लेक्ट कर दिया क्या? हाँ एक तरह से यही कह सकते हो, स्मॉल ए को नेग्लेक्ट मान लिया है। तो फिर नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर में कुछ बचेगी नहीं फिर? अरे नहीं बेटा, जैसे समझो पहले, जैसे मान लो कि कैपिटल ए है 100, ओके स्मॉल ए है 1, ठीक है, तो ओके स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए क्या होगा 0.01। तो हम लोगों ने क्या किया है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे कि 0 लिख दोगे? यस सर यस सर। देखो यहाँ तक कोई डाउट है पूछो, ठीक है। एक दो पॉइंट और हैं इसी से रिलेटेड, नीचे लिखते हैं नोट करके। पॉइंट नंबर 1 में टाइम टेकन बाय अ लिक्विड इन emptying a vessel, तो फिर से उसी तरह का एक वेसल लेते हैं, ठीक है, और इस बार हम लोग इसमें जो होल लेने वाले हैं वो हम इसके बॉटम पे बनाने वाले हैं, ठीक है, जिससे ये पूरा का पूरा खाली हो सके, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसको हमने कैपिटल H हाइट तक फिल कर रखा है। दिस सिचुएशन इज T इक्वल टू 0, और अगेन वाइड वेसल है, वाइड इनफ, यानी जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए से बहुत छोटा है। तो अब इस केस में क्या कहोगे, जो लिक्विड इसमें से बाहर आ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर आएगा या वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे चेंज होती जाएगी? क्यों भाई, लिक्विड जो निकल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकलेगा या फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी? बताओ। चेंज होगी वेलोसिटी सर। वेलोसिटी धीरे धीरे क्या चेंज होती जाएगी? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये y खाली हो चुका होगा, ध्यान से देखना, y जब खाली हो चुका है, ये सिचुएशन है t इक्वल टू t की, उस वक्त यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बताओ? उस वक्त वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस वाई। और अगले dt टाइम में ये बोल सकते हैं कि dy और खाली हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये v1 स्पीड से खाली हो रहा है, तो a इंटू v1 इज स्मॉल a इंटू वी। v1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dt, देखना ध्यान से, और ve की जगह अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस वाई। तो यहां से अगर हम y वाले टर्म्स एक तरफ ले लें, अंडर रूट ऑफ h माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू अंडर रूट 2g इंटू dt, और इसको इंटीग्रेट करें
तो बताओगे कि y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखनी चाहिए, y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखें? y की लिमिट्स हम लोग क्या 0 से लेके कैपिटल H रख सकते हैं? तो इसको सॉल्व करोगे आप तो टाइम निकल के आएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो ये एक रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि वेसल खाली होने में कितना टाइम लगेगा। मैंने y की लिमिट 0 से कैपिटल H लिए तो पूरा खाली होने का आ गया। मान लो हमसे कहता है कि आधा ही खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करना होता? आधे का पूछता तो क्या करते? h/2। 0 से h/2 लेते। कहने का मतलब लिमिट्स में ही चेंज करना है, ठीक है। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें, हालांकि मैंने आज बता दिया तुमको, रिएक्शन फोर्स exerted by a liquid coming out of an orifice, ठीक है। तो इसमें भी हम फिर से यही वाला डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होल है वो हम लोग साइड वॉल पे करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमने साइड वॉल में एक होल किया हुआ है, इसका एरिया ए है, तो यहाँ से हमें मालूम है कि जो लिक्विड यहाँ से बाहर आ रहा होगा वो VE स्पीड से आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये लिक्विड पहले जब ये लिक्विड इसके अंदर था तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेस्ट पे था, और जब ये लिक्विड बाहर आया DM मास तो इसके पास वेलोसिटी VE आ गई। तो इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया? मोमेंटम में चेंज आया DM इंटू VE। DM को लिख सकते हैं रो A dx इंटू VE, अगर इस एलिमेंट की लेंथ हम लोग dx ले लें। और हमें चाहिए फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो फोर्स एग्जर्टेड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये आएगा रो A dx अपॉन dt इंटू VE। तो ये जो रिएक्शन फोर्स निकल के आएगा ये आएगा रो A VE स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, ठीक है। लिक्विड पहले ऑलमोस्ट रेस्ट पे था और जब वो वेसल के बाहर आया, होल के बाहर आया, तो उसकी वेलोसिटी VE हो गई। ये ठीक वैसा ही फोर्स है जैसे मान लो किसी मशीन गन से लगातार फायरिंग हो रही है, तो क्या हमें उसको होल्ड रखने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बुलेट्स बाहर निकल रही हैं वो पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं। तो वही फोर्स ये भी है कि लिक्विड जब बाहर निकल रहा है तो वो बाहर निकलने वाला लिक्विड पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो वो जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, बोलिए। सर ये ओरिफाइस मतलब क्या होता है? ओरिफाइस मतलब वही होल को ही ओरिफाइस बोलते हैं। ओके। होल है उसी को ओरिफाइस बोलते हैं। ठीक है, बोलिए। तो एक्चुअली ध्यान रखने वाली बातें बस इतनी ही सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी फिर जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से उस वक्त सॉल्व हो जाएगा। और इसके जनरल एप्लीकेशन तो खैर हाइड्रोडायनेमिक्स के बहुत सारे हैं, बर्नौली अर्नौली पे बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डायग्राम है मेरे पास, जैसे एक एग्जांपल इसका ये भी है, ठीक है।
ये है एयरप्लेन विंग, मतलब प्लेन के ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है ना, प्लेन जो ऊपर उड़ रहा है ना, तो वो उसका वेट कैसे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसका वेट भी कहीं ना कहीं बर्नौली थ्योरम की वजह से ही बैलेंस हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है, ये जो बना हुआ है ना ग्रे कलर से, ये उस प्लेन के जो विंग है, जो उसका विंग है उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। तो उस क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि वो जो विंग है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ नीचे रहता है, देख रहे हो थोड़ा सा एंगल पे है, वो एंगल ऑफ अटैक जिसको उसने लिखा हुआ है, ये थोड़ा एंगल पे रहता है। एंगल पे रहने से क्या होता है कि जब ये विंग एयर में चलता है तो एयर की जो स्ट्रीम लाइंस हैं प्लेन के रिस्पेक्ट में पीछे जाती हैं। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्लेन के विंग के रिस्पेक्ट में एयर पीछे निकलती है। अब एयर जब पीछे निकलती है तुम ध्यान से देख सकते हो, इसका शेप ऐसा होने की वजह से यहाँ पे एयर की डेंसिटी, स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी और यहाँ पे एयर लाइंस की डेंसिटी में फर्क है ना। ऊपर एयर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी। अब V1 ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, 0.1 और 0.2 में प्रेशर जो है P1 छोटा होगा, P2 बड़ा होगा। अब 2 पे प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसको एक लिफ्टिंग फोर्स मिलेगा, और वही लिफ्टिंग फोर्स है जो उसका वेट बैलेंस करके रखेगा। बोलो समझ में आया ये, ध्यान रखो केवल बस। ओके सर। केवल समझाने के लिए कि समझ लो क्या है, उस विंग के अंदर भी यही खेल होता है। और तो और तुमने जैसे क्रिकेट तो देखा ही होगा सबने, क्यों भाई? क्रिकेट, यस सर। क्रिकेट में भी क्या है कि वो जो बॉल स्विंग होती है ना, इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, इसमें भी जो है बर्नौली इफेक्ट ही है। देखो अगर बॉल जब आगे जा रही है, ठीक है, ये पहला वाला जो डायग्राम है, अगर ये बॉल आगे जा रही है और ये अपने रोटेशन एक्सिस के अबाउट बिल्कुल भी नहीं घूम रही है, मतलब सीधे सीधे जा रही है, तो क्या होगा कि ऊपर और नीचे जो एयर की डेंसिटी होगी, फील्ड लाइंस की, स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी होगी, वो सेम होगी, यानी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब बॉल खुद घूम रही है तो बॉल के घूमने की वजह से जो स्ट्रीम लाइंस है वो भी उसके साथ साथ फॉलो होंगी। तो जब घूमती हुई बॉल आगे की तरफ जाती है, मान लो घूमती हुई बॉल आगे की तरफ जा रही है, तो ऊपर स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, नीचे स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस बॉल पे साइडवर्ड इफेक्ट लगेगा। अब हमने बॉल को किस तरह से फेंका है घुमाते हुए, उसके हिसाब से इन स्विंग आउट स्विंग वो कहीं भी मूव कर सकती है हवा में ही, मतलब सीधे नहीं जाएगी, वो थोड़ा डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। तो बैट्समैन को लगेगा वहां से सीधे निकली, बट वो बीच में ही अपना पाथ चेंज कर लेगी क्योंकि वो स्विंग हो रही है। क्यों भाई? क्लियर है? बताओ। यस सर। ऐसे ही जनरल एप्लीकेशन हैं, डायग्राम मिल गए तो बता दे रहा हूँ। और जैसे कि तुमने देखा होगा कार का जो शेप होता है, ठीक है, कार का जो शेप होता है, ऊपर की डिजाइन तुम देखते हो कि सब कार की अलग अलग होती है, एसयूवी है थोड़ी अलग टाइप की है, हैचबैक है तो अलग टाइप की है। ऊपर का जो कहने का पैटर्न है, ऊपर वाला पैटर्न, वो हर एक कार का थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन नीचे अगर तुम कभी भी देखो कोई भी कार, वो बिल्कुल फ्लैट होती है, नीचे कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कारण कारण ये है, हम ये चाहते हैं कि जब ये कार हाई स्पीड पे चल रही हो तो नीचे से जाने वाली स्ट्रीम लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर वाली जो स्ट्रीम लाइंस है वो थोड़ा सा हिंडर होंगी उसके शेप की वजह से, लेकिन नीचे से जो जाने वाली स्ट्रीम लाइंस है वो एकदम सेम होनी चाहिए, एकदम आसानी से निकलनी चाहिए। तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे प्रेशर कम होगा, ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऊपर का प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा कि इस कार के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ग्राउंड से चिपक के चलेगी, कहीं प्लेन वाला केस ना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एरोडायनेमिक्स ऑफ अ कार। तो ऊपर डिजाइन चेंज करते रहो कुछ भी, बट नीचे तुम देखोगे तो एकदम फ्लैट पोर्शन रहता है, नीचे का पोर्शन एकदम फ्लैट रहता है फॉर ऑल कार्स।
तो वहां भी एरोडायनेमिक्स ही यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सर अगर एक गन को अगर फायर करे पानी के अंदर, क्या ये बर्नौली थ्योरम के अंदर आता है? गन को कहाँ फायर कर रहे हो? मतलब पानी के अंदर जो होते हैं, जो प्रेशर बनते हैं। गन को पानी के अंदर? यार, तो अजीब सा तो नहीं पूछ रहे हो कुछ। नहीं सर, एग्जांपल देखा था कुछ। ठीक है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। और कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी में और कुछ नहीं है। देखो जैसे ये सितंबर अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, 49 करके देखो। फोर्टी नाइन्थ करिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन विद अ स्पीड v at a point where pressure is p, at another point where pressure is p by 2, the velocity is v। v बताना है सीधे सीधे, क्यों भाई? तो क्या करेंगे, इसमें बर्नौली लगा दें सीधे सीधे, तो हो जाएगा p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई 2 प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर। तो यहां से कैपिटल V स्क्वायर पूछा हुआ है, तो ये आ जा रहा है P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर हो जा रहा है। देखो सीधा क्वेश्चन है, एक लाइन भी नहीं लिखनी है। P अपॉन रो प्लस V स्क्वायर, क्यों भाई? कर लिया। नेक्स्ट देखो 33। देखिए ये वही है, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जहां से इमर्ज हो रहा होगा वहां क्रॉस सेक्शन अलग होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा ये वाटर, क्रॉस सेक्शन इसका चेंज होता जाएगा। तो कह रहा है कि इनिशियल स्पीड इसकी यानी v1 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया यानी यहाँ पे a1 की वैल्यू दी हुई है 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है अज्यूम प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा एयर में अगर है तो। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम बताना है हमको 0.15 मीटर बिलो, यानी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी भी हमको यहाँ पे नहीं मालूम है। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे हम पहले बर्नौली यूज कर सकते हैं। तो बर्नौली के हिसाब से अगर लिखें, प्रेशर तो पी नॉट ही होगा, तो हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एक तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो पॉइंट नंबर 2 पे ले लिया है। तो देखो यहाँ से पी नॉट तो कैंसिल हो गया, v2 स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगी v1 स्क्वायर प्लस 2gh। और देखो तो वैसे ही आ रही है, जैसे बॉल ड्रॉप होती है वैसे ही केस है। तो यहाँ से v1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 0.15। तो देखो ये कितना आती है, 4 आ जाती है। तो v2 की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर v2 2 हो गई तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 पावर -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जा रही है 5 इंटू 10 पावर -5 आ जाएगा। बी आंसर। बोलिए, आ रहा है सबका? क्यों भाई, बताओ कोई डाउट है तो। 33 में कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में इतना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पे बढ़ेंगे आगे।